नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आखिर कल जो रिवाइवल पैकेज टेलीकॉम सेक्टर के लिए दिया गया, उससे क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल को क्या फ़ायदा होगा या क्या होगा, तो चलिए दोस्तों विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कुछ सुधारों को मंजूरी दी है। इनमें से 9 संरचनात्मक सुधार और 5 प्रक्रिया का उद्देश्य 3 निजी दूरसंचार कंपनियों की मदद करना है। जी हाँ, इसका उद्देश्य सिर्फ 3 दूरसंचार कंपनियों को जो है मदद करना है। 3 प्रमुख निजी दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया पतन के कगार पर है। यह समझा जाना कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया पतन के कगार पर है। यह समझा जाना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए दूरसंचार सुधारों की तत्काल घोषणा की गई है। पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से तीनों निजी दूरसंचार कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था कि क्या लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की भुगतान की गणना के लिए गैर दूरसंचार राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि तीनों दूरसंचार कंपनियां 1.31 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने को मजबूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस राशि का भुगतान 10 साल की अवधि में किया जाना चाहिए। हालांकि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के माध्यम से सरकार ने दूरसंचार कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया पतन के कगार पर है। यह समझा जाना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए दूरसंचार सुधारों की तत्काल घोषणा की गई है। पिछले साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से तीनों निजी दूरसंचार कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था कि क्या लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की भुगतान की गणना के लिए गैर दूरसंचार राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि तीनों दूरसंचार कंपनियां 1.31 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने को मजबूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस राशि का भुगतान 10 साल की अवधि में किया जाना चाहिए। हालांकि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के माध्यम से सरकार ने उपरोक्त भुगतान को 4 साल की अवधि के लिए टाल दिया है। 4 साल की समाप्ति के बाद भी निजी कंपनियों को अनिवार्य रूप से राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सरकार इस बकाया रकम को इक्विटी में तब्दील कर सकती है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की सरकारी कंपनियों को इस फैसले से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जी हाँ, कल जितने भी फैसले लिए गए हैं उससे बीएसएनएल और एमटीएनएल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो भी सरकार का उद्देश्य था वह सिर्फ निजी कंपनियों के फ़ायदे के लिए ही था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप इसके बाद दूरसंचार कंपनियों को अपने गैर दूरसंचार राजस्व के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जो है दूरसंचार कंपनियों को अपने गैर दूरसंचार राजस्व के लिए लाइसेंस शुल्क या स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस निर्णय से बीएसएनएल और एमटीएनएल को बहुत कम लाभ होगा। जी हाँ, इससे जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल को लाभ होगा, लेकिन बहुत कम लाभ होगा क्योंकि उनके गैर दूरसंचार राजस्व नगण्य है। अब तक टेलीकॉम कंपनियों को नीलामी के जरिए आवंटित स्पेक्ट्रम 20 साल की अवधि के लिए होता है। जी हाँ, इस अभी तक जो है 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित होती थी। इसके बाद यह कार्यकाल 30 साल के लिए होगा। जी हाँ, अब यह 20 साल से बढ़कर 30 साल हो गया है। फिर यह केवल निजी दूरसंचार की मदद करेगा क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल को आवंटित किया जा रहा स्पेक्ट्रम मुफ्त है। जी हाँ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को जो स्पेक्ट्रम दिया गया है वह मुफ्त है। यह केवल निजी दूरसंचार कंपनियों को ही मदद करेगा। इसके अलावा अब तक स्वचालित मार्ग के तहत केवल 49% एफडीआई की अनुमति दी गई है। जी हाँ, इससे पहले जो है स्वचालित मार्ग से 49% एफडीआई की ही मंजूरी दी गई थी। इस सीमा से अधिक एफडीआई की राशि की भी
सरकारी मार्ग से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति का निर्णय ले दिया है। जी हाँ, अब जो है 100% एफडीआई होगा। सरकार का यह निर्णय राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय निजी दूरसंचार कंपनियों को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, अब जो है सरकार से कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, जहां पे कंपनियां जितना चाहे निवेश कर सकती है टेलीकॉम सेक्टर में। सरकार पहले से ही बीएसएनएल और एमटीएनएल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। यदि भविष्य में बीएसएनएल और एमटीएनएल बंद हो जाते हैं तो पूरा दूरसंचार संचालन विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र को रक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है, इसलिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देने का सरकार का निर्णय राष्ट्र के लिए हानिकारक है। जी हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया है वह हानिकारक साबित होगा। इनके ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित तथाकथित दूरसंचार सुधारों में बीमार बीएसएनएल और एमटीएनएल को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बीएसएनएल पहले से ही अपंग है। जी हाँ, बीएसएनएल पहले से ही अपंग है, क्योंकि सरकार बीएसएनएल को 4G उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं दे रही है। यह कितना शर्म की बात है कि दूसरे टेलीकॉम कंपनी जो निजी कंपनी है उनको 4G उपकरण दे रहे हैं खरीदने के लिए, 4G चला रही है, लेकिन बीएसएनएल को अब भी अनुमति नहीं दे रही है, जबकि 5G आने वाला है। निजी कंपनियां वैश्विक विक्रेताओं से अपना उपकरण खरीद रही है, हालांकि बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल घरेलू विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जी हाँ, बीएसएनएल ही एक ऐसा कंपनी है जिसको सरकार बोल रही है कि आप जो है सिर्फ घरेलू विक्रेताओं से ही 4G उपकरण खरीद सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे निजी कंपनियों के लिए ऐसी कोई कानून नहीं है। किसी भी भारतीय कंपनी के पास 4G तकनीक नहीं है। इस प्रकार सरकार ने बीएसएनएल द्वारा 4G सेवाओं को शुरू करने में मनमाने ढंग से बाधाएं खड़ी कर रही है। वह सरकार की मंशा है कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेट हो, ताकि बीएसएनएल 4G लॉन्च नहीं कर सके। इसके अलावा सरकार को बीएसएनएल को 39,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा इस राशि का समय पर पुनर्भुगतान बीएसएनएल को अपने नेटवर्क के विस्तार में निवेश करने में सक्षम बनाएगा। हालांकि यह खेदजनक है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल को उसके संकट से बाहर निकालने की अनुमति देने का कोई निर्णय नहीं लिया है। जी हाँ, कल जितने भी सारी घोषणाएं हुई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यही इस न्यूज़ में था। तो अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।